गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो वीडियो है ये रेसिडेंशियल स्टेटस के टॉपिक पर है और ये रेसिडेंशियल स्टेटस का सेकंड वीडियो है। इससे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का एक वीडियो बन चुका है जहां पर हम लोग इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं, एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं, इसके अलावा रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, क्या इसका रिलेवेंस है, ये सब चीज़ को हम लोग वहाँ पे समझ चुके थे। फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी, फर्म, बीओआई, एओपी ये सब का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। सबसे पहले हम लोग फर्म, एओपी, बीओआई ये सब का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग ये जो पिक्चर बना हुआ है इसके थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है, किस किस चीज़ का हम लोग को समझना है रेसिडेंशियल स्टेटस, कि एक फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा। फर्म हो या ईओपी हो, बीओआई हो, लोकल अथॉरिटीज हो या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, इसका अगर हम लोग को इस टाइप के पर्सन का अगर हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट प्रीवियस ईयर था, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है हम लोग को एवरी प्रीवियस ईयर के लिए डिटरमाइन करना होता है, हर एक पर्सन का एवरी प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है, तो जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग फर्म या एओपी या बीओआई का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने वाले हैं, डिटरमाइन करने वाले हैं, हम लोग उस ईयर के रिस्पेक्ट में ये देखेंगे कि क्या उस फर्म का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है ये लास्ट ईयर कहाँ से हो रहा था। क्या पूरा होली इन इंडिया था, या पार्शली इन इंडिया था, या होली आउटसाइड इंडिया था। ठीक है, तो अगर किसी फर्म, ईओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बिजनेस का, के अफेयर्स का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है होली और पार्शली इन इंडिया से हुआ है। ठीक है, मतलब अगर कोई फर्म है उसका कंट्रोल जो है, उसके बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा या तो इंडिया से हो रहा है या तो पार्शली इंडिया से हो रहा है, तो उस केस में हम लोग उस फर्म को रेसिडेंट बोलेंगे। वो यहाँ हमारा इस जो प्रीवियस ईयर है, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के लिए वो हमारा रेसिडेंट हो गया। अदरवाइज अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो ये हमारा नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्या हम लोग बोलें, इसको एक बार फिर से रिकॉल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हुआ है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उस फर्म का या ईओपी का, बीओआई का कहाँ से हुआ है, इसी पे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है। अगर लास्ट प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर का हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में उस फर्म का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो हुआ है होली इन इंडिया हुआ है या तो पार्सली इन इंडिया हुआ है। पार्सली आउटसाइड इंडिया हो रहा था, पार्सली इन इंडिया हुआ है, तो या तो होली इन इंडिया हुआ है या पार्सल इन इंडिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग उसको रेसिडेंट बोल देंगे। जब होली आउटसाइड इन इंडिया रहा तो हमारा नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अगर पार्सली आउटसाइड इंडिया हुआ होगा तो ऑब्वियसली पार्सली कहाँ से हुआ होगा, इंडिया में होगा। अगर पार्सली भी इंडिया में हुआ रहेगा तो भी वो हमारा यहाँ का रेसिडेंट बन जाएगा। मतलब या तो पूरा उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होना चाहिए या तो पार्सली इंडिया इंडिया से होना चाहिए, तब वो रेसिडेंट होगा। अदरवाइज ये हमारा नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है। A firm or AOP or BOI is said to be resident in India if control and management of its affairs are wholly या तो पूरा, ठीक है, are wholly और partially situated in India during the relevant previous year। ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग इसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में अगर उस फर्म का, बीओआई का, ईओपी का पार्सली या होली जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था इंडिया में सिचुएटेड था तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे। अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया देन इट इज सेड टू बी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक चीज ये समझना है, ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्यों डिटरमाइन करते हैं, उसके इनकम और स्कोप ऑफ इनकम को डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे इसका रिलेवेंस होता है। उसके बाद जो हमारा फर्म या ईओपी बीओआई होता है ये सब का हमारा फर्दर फिर क्लासिफिकेशन नहीं होता ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। जो हम लोग वहाँ पे देखते थे रेसिडेंट एंड ओ आर, आर ओ आर, और जो एक होता था रेसिडेंट एंड नॉन
ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR, ठीक है। इसमें फर्दर इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है, बस रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट हो गया, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं करना है। रेसिडेंट के बाद यहाँ पे फर्दर इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है, जैसा हम लोग इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में करते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका डिटरमाइन करेंगे फर्म या ईओपी का, बीओआई का। और सेम प्रोसेस जो है ये हमारा अदर पर्सन के लिए, अदर पर्सन कहने का मतलब यहाँ पे है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या तो लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा। अब हम लोग कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में एक बार देखते हैं। यहाँ पर कंपनी की रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना होता है कि जिस कंपनी का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करें, क्या वो इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो हमारा ऑलवेज रेसिडेंट होगा फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वो हमारा हमेशा रेसिडेंट होगा, ठीक है। उसको हम लोग हमेशा रेसिडेंट मान के उसका टैक्स का प्रोविजन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बट अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है तो हम लोग को ये देखना होता है कि जो फॉरेन कंपनी है उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, ठीक है। पोएम कहने का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। अगर किस कोई फॉरेन कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है तो हम लोग उसको रेसिडेंट बोलेंगे। अगर आउटसाइड इंडिया है तो हम लोग उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो हमेशा रेसिडेंट होगा, ठीक है। उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में डजेंट मैटर, ये हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। इंडियन कंपनी है तो हमेशा रेसिडेंट। अगर फॉरेन कंपनी है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी में क्या चेक करना पड़ेगा कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो लास्ट ईयर में, लास्ट प्रीवियस ईयर में कहाँ पे था। अगर इंडिया में था तो रेसिडेंट, इंडिया में नहीं था तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। इसको हम लोग बुक से भी एक बार देख लेते हैं, बुक में भी यही चीज यहाँ पे लिखा गया होगा, ठीक है। रेसिडेंट कंपनी, अन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, इंडियन कंपनी जो है हमारा ऑलवेज रेसिडेंट होता है। नॉन इंडियन कंपनी कहने का मतलब फॉरेन कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, ठीक है। नॉन इंडियन कंपनी जो है मतलब फॉरेन कंपनी जो, उसको हम लोग रेसिडेंट तब बोलेंगे अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट लास्ट ईयर में इंडिया में था। अगर नहीं था तो हम लोग उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। तो ये हमारा बेसिकली समरी था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक चीज और यहाँ पे देख लेना है कि जो कंपनी होता है इसका फर्दर फिर ओआर और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। जो चीज हम लोग इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में करते थे। कंपनी और फर्म, एसोसिएट, एओपी, बीओआई ये सब के केस में फर्दर क्लासिफिकेशन रेसिडेंट का नहीं होता, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोविजन था रेसिडेंशियल स्टेटस का, कैसे हम लोग इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं, एचयूएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं, फर्म, ईओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज, कंपनीज, ठीक है, या हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, उसका हम लोग कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। अब इसके बाद फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक था, फर्स्ट वीडियो जो था, वहाँ पे हम लोग ये देखे थे कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग क्यों डिटरमाइन करते हैं। इसके बेसिस पे हमारा उस पर्सन का स्कोप ऑफ इनकम डिसाइड होता है कि उसका कौन कौन सा इनकम हम लोग को यहाँ पे टोटल इनकम में कंसिडर करना है, किस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उस पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अगर इंडिविजुअल है तो देखना पड़ेगा वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, या हमारा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, जो भी रहेगा उसके बेसिस पे हमारा उसका स्कोप ऑफ इनकम डिटरमाइन होगा। फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, हमको ये तो ये कैसे पता चलेगा कि उसका कौन सा इनकम पे टैक्स लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। तो ऑब्वियसली हम लोग उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हमारा डिटरमाइन होगा कि कौन सा इनकम यहाँ पे टोटल इनकम में लेना है, कौन सा इनकम टोटल इनकम में नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हम लोग एक चीज और समझे थे कि यहाँ पे इसका फाइनल हम लोग को ये समरी पता चलेगा कि अगर कोई पर्सन, पर्सन कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, डजेंट मैटर, कोई भी पर्सन अगर हमारा रेसिडेंट होता है तो उसका इंडियन इनकम एज वेल एज ग्लोबल इनकम दोनों टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ पे टैक्सेबल कहने का मतलब है दोनों को हम लोग टोटल इनकम में कंसिडर करते हैं, उसका टोटल इनकम पे टैक्स लगने वाला है। कोई पर्सन अगर रेसिडेंट है तो उसका इंडियन इनकम हो या ग्लोबल इनकम हो, दोनों पे टैक्स लगता है, दोनों टैक्सेबल हो जाता है। बट अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो उसका केवल जो इंडियन इनकम होता है वही टैक्सेबल होता है, मतलब उसी पे टैक्स लगता है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज ये समझते हैं कि हम लोग इंडियन इनकम किसको बोलेंगे, किस टाइप के इनकम को हम लोग इंडियन इनकम बोलते हैं।
तो बेसिकली स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमारा दो टाइप का इनकम हो जाएगा। एक हो जाएगा इंडियन इनकम, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम जो होता है, मतलब इंडियन इनकम कहने का मतलब जो इंडिया का इनकम है। अभी हम लोग ये चीज समझ रहे हैं, इंडियन इनकम कहने का मतलब जो इंडिया का इनकम है। इंडिया का इनकम हर एक पर्सन के एंड में टैक्सेबल होता है। वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, या तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, कुछ भी है, सबके एंड में ये टैक्सेबल होगा। जो इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इनकम हमारा इंडिया में रिसीव हुआ है, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, जो इनकम हमारा इंडिया में रिसीव हुआ है, या तो जिसको जो एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है लेकिन इसको डीम टू बी रिसीव्ड मान लिया जाता है, मतलब मान लिया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया में ही रिसीव हुआ है, ठीक है। हमारा यहाँ पे कुछ इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई इनकम अगर रिसीव नहीं भी हुआ है तो भी उसको डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाता है। तो अगर कोई इनकम रिसीव्ड हो गया या डीम टू बी रिसीव्ड है तो हम लोग उसको इंडियन इनकम मानेंगे। उसके बाद अगर कोई इनकम एक्रू हुआ है या एराइज हुआ है, या तो फिर और डिम टू बी एक्रू और एराइज इन इंडिया, कोई इनकम इंडिया में एक्रू हुआ या एराइज हुआ तो हम लोग उसको ये बोलेंगे कि वो हमारा इंडियन इनकम है, ठीक है। या तो डिम टू बी एक्रू है या डिम टू बी एराइज है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम है। अब यहाँ पे एक्रू कहने का मतलब ये है कि वो इनकम जनरेट कहाँ पे हुआ है, मतलब हम लोग को उसका जनरेशन देखना है, वो इनकम जनरेट कहाँ पे हुआ है। जनरेट कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर सैलरी है, ठीक है, तो सैलरी उसको कहाँ पे मिला, ठीक है, कहाँ पे वो काम कर रहा था, अगर इंडिया में उसका जॉब है तो ये माना जाएगा कि वो इनकम हमारा इंडिया में एक्रू हुआ, ठीक है। तो एक्रू कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो इनकम कहाँ पे जनरेट हुआ। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो हम लोग ये देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे था, इंडिया में था या आउटसाइड इंडिया था। अगर इंडिया में था तो इंडिया में एक्रू हुआ। बिजनेस है तो इंडिया में बिजनेस था या आउटसाइड बिजनेस, आउटसाइड इंडिया बिजनेस था। तो यहाँ पे एक्रू कहने का मतलब ये है कि वो कहाँ पे इनकम जनरेट हुआ, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फर्स्ट टाइम वो कहाँ पे रिसीव हुआ, फर्स्ट टाइम रिसीव, फर्स्ट टाइम रिसिप्ट तो इनकम कहाँ पे हुआ, ठीक है। इस चीज पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। फर्स्ट टाइम रिसिप्ट करने का मतलब ये है कि कोई पर्सन यूएसए में काम कर रहा था, ठीक है, और यूएसए में अगर उसको पैसा मिला, ठीक है, यूएसए में जॉब करता है और यूएसए में जॉब मिला तो रिसिप्ड इन यूएसए हो जाएगा, नॉट रिसिप्ड इन इंडिया, ठीक है। यूएसए में रिसीव कर रहा है और इंडिया में भेज दे रहा है, ठीक है, तो वो रिसिप्ड इन यूएसए ही माना जाएगा, वो इंडिया में रिसीव नहीं माना जाएगा। अगर यूएसए में काम कर रहा था लेकिन उसका सैलरी इंडिया में ही क्रेडिट होता है, इंडिया में वो रिसीव करता है, तो उसको माना जाएगा इनकम रिसिव्ड इन इंडिया, ठीक है। तो मेनली हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि वो इनकम रिसीव या एक्रू इन इंडिया में अगर हुआ है, ठीक है, तो हमारा इंडियन इनकम हो जाएगा, अदरवाइज वो हमारा फॉरेन इनकम होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि हमारा इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। उसके बाद अगर इंडियन इनकम है तो सभी के एंड में टैक्सेबल होने वाला है, कुछ दिमाग उसमें नहीं लगाना। फॉरेन इनकम है तो केवल रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। इसको हम लोग आगे यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे एक ये टेबल दिया हुआ है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यहाँ पे क्या किया, तीन टेबल बनाया, एक रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक तीसरा है नॉन रेसिडेंट, ठीक है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसके केस में होगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। जो हमारा फर्म होगा या कंपनी जो होगा उसके केस में तो यही नहीं होता है, ठीक है। एक बार हम लोग देखते हैं आगे, समझते हैं क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है इनकम अगर एक्रू होता है और डिम टू बी एक्रूड, एंड एक्रू भी कहाँ पे हुआ, इंडिया में ही हुआ, ठीक है। एक्रू हमारा कहाँ पे हुआ, इंडिया में ही हुआ। एंड रिसिव्ड और डीम टू बी रिसिव्ड इन इंडिया, और रिसिव्ड भी इंडिया में हो रहा है या तो डीम टू बी रिसिव्ड इन इंडिया में हुआ। मतलब ये शॉर्ट में इसको ये बोल सकते हैं कि कोई इनकम इंडिया में एक्रू हुआ और रिसीव भी इंडिया में हो गया तो ऑब्वियसली वो इंडियन इनकम ही है ना। या तो एक्रू हो जाए या रिसीव हो जाए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो हमारा इंडियन इनकम हो जाएगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एक्रू भी इंडिया में हुआ और रिसीव भी इंडिया में हुआ। जब इंडियन इनकम है तो ऑब्वियसली ये सब के एंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये तीनों के एंड में टैक्सेबल हो गया, तीनों के एंड में। दूसरा है इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम हमारा एक्रू आउटसाइड इंडिया हुआ है बट अगर रिसीव वो इंडिया में हो गया ना तो इंडियन इनकम ही हो गया।
या तो इनकम रिसीव हो जाए या तो एक्रू हो जाए इंडिया में, दो में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल किया तो हमारा वो इंडियन इनकम हो जाएगा। तो ये एक्रू आउटसाइड इंडिया हुआ बट रिसीव इंडिया में हो रहा है, तो जब रिसीव इंडिया में हो रहा है तो ये तो इंडियन इंडियन इनकम हो गया। जब इंडियन इनकम है तो तीनों के एंड में टैक्सेबल, ठीक है, इसके भी एंड में, इसके भी एंड में, इसके भी एंड में, ठीक है, ये सभी के एंड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। ठीक है, एक्रू हमारा कहाँ पे हुआ, इंडिया में, या डीम टू बी अप्रूव्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट हम लोग रिसीव आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं। तो रिसीव आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, जब इंडिया में एक्रू हुआ तो ये तो इंडियन इनकम हो गया। ठीक है, जब एक्रू इंडिया में हुआ मतलब इंडिया में ही ये इनकम जनरेट हुआ है तो ये हमारा इंडियन इनकम हो गया। जब इंडियन इनकम है तो ये तीनों के एंड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, या तो एक्रू इंडिया में होना चाहिए या रिसीव्ड इंडिया में होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चीज हुआ तो हमारा इंडियन इनकम हो जाएगा। और अगर इंडियन इनकम है तो सभी के एंड में टैक्सेबल होने वाला है। फॉरेन इनकम रहेगा तो केवल रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो ये तीन चीज था। उसके बाद इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई इनकम है हमारा जो एक्रू कहाँ पे हुआ है, एक्रू एंड रिसीव्ड, एक्रू भी हमारा और रिसीव्ड जो दोनों आउटसाइड इंडिया हुआ है। ठीक है, ना तो इंडिया में हमारा एक्रू हुआ ना तो इंडिया में रिसीव हुआ, तो ये तो हमारा फॉरेन इनकम हो गया। जब फॉरेन इनकम हो गया, ठीक है, जब फॉरेन इनकम हो गया तो हमारा नॉन रेसिडेंट के केस में तो नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। रेसिडेंट के केस में अब हम लोग को यहाँ पे दिमाग लगाना है। ठीक है, रेसिडेंट के केस में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई इनकम हमारा एक्रू एंड रिसिव्ड आउटसाइड इंडिया हुआ है मतलब फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम में यहाँ पे हमारा दो टाइप का इनकम हो जाता है। एक इनकम उस टाइप का जो हमारा एक्रूर रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रहा है, ठीक है, बट उसका अगर कंट्रोल, उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। या प्रोफेशन जो है अगर उसका सेटअप इंडिया में, कहने का मतलब क्या है कि कोई हमारा इनकम फॉरेन इनकम है, एक्रूर रिसीव अगर आउटसाइड इंडिया हुआ तो फॉरेन इनकम हो गया। ठीक है, और अगर फॉरेन इनकम है बट उस बिजनेस का कंट्रोलिंग, और या तो अगर वो प्रोफेशन है तो प्रोफेशन हमारा कहाँ पे है, इंडिया में सेटअप है, तो यहाँ पे ये हमारा रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होता है। रेसिडेंट के केस में ये हमारा टैक्सेबल होगा। फॉरेन इनकम है, ठीक है, फॉरेन इनकम है तो ऑब्वियसली हमारा नॉन रेसिडेंट के केस में नॉट, ये हमारा नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बस ये ध्यान देना है कि जो फॉरेन इनकम है ये दो टाइप का होगा। फॉरेन इनकम दो टाइप का होगा, एक उस टाइप का इनकम जो फॉरेन इनकम मतलब एक एक्रू रिसीव दोनों आउटसाइड इंडिया हुआ। ठीक है, बट अगर उसका बिजनेस का कंट्रोलिंग कहाँ से हो रहा है और प्रोफेशन का सेटअप कहाँ पे, ठीक है, इस चीज पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और इसी पे डिपेंड हमारा हमारा ये करता है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के एंड में कैसे टैक्सेबल होगा। रेसिडेंट के केस में तो हमेशा टैक्सेबल होगा, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। नॉन रेसिडेंट के केस में फॉरेन इनकम में तो ये तो नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है, इस पे केवल हम लोग को यहाँ यहाँ पे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होता है यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा ये जो था इसका नेक्स्ट वाला इनकम एक्रू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब ये फॉरेन इनकम हो गया। और ये उस टाइप का इनकम है जो हमारा जिसका बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, या तो अगर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का सेटअप भी आउटसाइड इंडिया। फॉरेन इनकम तो है ही, प्लस प्लस पहले वाले में क्या था, हमारा बिजनेस कंट्रोल हो रहा था इंडिया से, और प्रोफेशन अगर था तो प्रोफेशन हमारा उसका सेटअप इंडिया में था। तो यहाँ पे हमारा रेसिडेंट एंड नॉन ऑनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल था। यहाँ पे क्या है, बिजनेस का कंट्रोलिंग भी आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, मतलब फॉरेन इनकम तो है ही, प्लस ये उस टाइप का फॉरेन इनकम है जिसका बिजनेस हमारा आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, या तो प्रोफेशन का जो सेटअप है ना ये आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे हमारा ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें रेसिडेंट में तो टैक्सेबल ही होगा, यहाँ पे हमारा नॉट टैक्सेबल ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम हमारा एक्रू कहाँ पे हुआ है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ। ठीक है, तो अगर हमारा इनकम एक्रू हुआ आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ, तो ये तो फॉरेन इनकम हो गया। फॉरेन इनकम में तो यहाँ पे तो नॉट टैक्सेबल होगा, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे ये सब दोनों में देख लेना, रेसिडेंट वाला में यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा अगर कोई इनकम हम लोग प्रीवियस ईयर में रिसीव किए, ठीक है, प्रीवियस ईयर में रिसीव किए आउटसाइड इंडिया, एक्रू भी हमारा आउटसाइड इंडिया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट के एंड में टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट में हमारा नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना है, अगर कोई प्रीवियस ईयर का इनकम है, जैसे ये इनकम जो था ये हमारा प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है जिस ईयर का हम लोग टैक्स निकाल रहे हैं, ये उस पुराना ईयर का है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग 2020-21 का भी इनकम निकाल रहे थे, ठीक है, 20-21 का इनकम निकाल रहे थे, तो अगर कोई 20-21 का इनकम है, ठीक है, 20-21 का इनकम है जो हमारा आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ, ठीक है, आउटसाइड इंडिया एक्रू हुआ था, ठीक है, तो यहाँ इसके रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बट कोई ऐसा इनकम है जो पहले का है, मतलब 2002-3 का है, ठीक है, पुराना इनकम है ये, ठीक है, पुराना इनकम है, तो केवल वो रिमिट कर दिया इंडिया में, रिमिट कहने का मतलब भेज दिया इंडिया में, तो जब प्रीवियस ईयर में वो इनकम ना तो जनरेट हुआ, प्रीवियस ईयर का इनकम है ही नहीं, तो ये तो हमारा नॉट टैक्सेबल होगा, ठीक है। टैक्सेबल तो हमारा वही ना होता है जो प्रीवियस ईयर का इनकम है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन एनी प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर से पहले का है, ठीक है, एंड लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, करेंट फाइनेंशियल ईयर में केवल उसको रिमिट किया गया, वो प्रीवियस ईयर का इनकम है ही नहीं, वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का इनकम है, ठीक है, पुराना प्रीवियस ईयर का इनकम, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का इनकम नहीं है, ठीक है, जब प्रीवियस ईयर का इनकम है ही नहीं तो नॉट टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर का इनकम है तो यहाँ पे हम लोग को ये दिमाग नहीं लगाना है कि वो इंडिया में भेजा या नहीं भेजा, ठीक है, भेजे या ना भेजे, ठीक है, दोनों के केस में क्या होगा देखो, अगर भेजे या ना भेजे, ठीक है, अगर नॉन रेसिडेंट है तब तो यहाँ पे नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, रेसिडेंट है तो उसके केस में हमेशा टैक्सेबल होगा, भेजे या ना भेजे डजेंट मैटर, प्रीवियस ईयर का अगर इनकम है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का, अगर उससे पुराना प्रीवियस ईयर का है तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा।